हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवन श्रीवास्तव है और हम डिप्लोमा सीरीज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो सीरीज है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कवर कर रहे थे। तो हम चैप्टर 5 आपका कवर कर रहे थे, सिंपल मशीन कि सिंपल मशीन क्या होती है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। उसमें फर्स्ट पार्ट में हमने उसको कवर कर लिया था। जो आज के टॉपिक्स हैं कि मशीन्स कौन कौन सी मशीन्स हमें डिस्कस करनी है उन कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हमें यहाँ पर पहली जो मशीन है, हम सबसे पहले आज के लेक्चर में पढ़ेंगे पुली क्या होता है, ठीक है। फिर 3 तरीके के सिस्टम है पुली में, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम, थर्ड सिस्टम, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर ये नोन पैरामीटर आपके मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था पहले पार्ट में सिंपल मशीन के। तो इसमें इन फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम, थर्ड सिस्टम से पुली के हम इन इंडिविजुअल सिस्टम के मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी जानेंगे। चौथा टॉपिक हमारा सिंपल व्हील एंड एक्सल, स्क्रू जैक, वॉर्मन बॉन्ड व्हील, सिंगल विंच क्रैब और डबल विंच क्रैब, ये सारी तरीके की सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक एक करके, इनके वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरीके से दिखते हैं, किस पर्पस पे काम करते हैं, और इन तीनों सभी में हम मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुली होती क्या है, दिखती कैसी है, ठीक है। तो पुली एक सर्कुलर डिस्क टाइप में होती है, ये किसी पार्ट में हैंग कर रही है, उसमें एक पिन लगी हुई है जिसको हम एक्सल बोलते हैं, और इस एक्सल के थ्रू क्या होता है, डिस्क रोटेट करती है। एक तरफ हमने वेट लगा रखा है, वेट, और दूसरी तरफ एफर्ट मशीन क्या करती है, हमने बात की भी थी कि एक तरफ वेट लगाओ, दूसरी तरफ एफर्ट लगा के हम उस वेट को उठा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एफर्ट लगा के क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी जो डिस्क है इसके अराउंड स्ट्रिंग मतलब धागा लगता होगा। तो एक धागा जो है वो वेट को पकड़ा हुआ है, दूसरा उस पर एफर्ट लगा रहे हैं उसको उठाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप एफर्ट लगाएंगे ये डिस्क रोटेट होगी और इसके इस स्ट्रिंग के सहारे वेट क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा और एफर्ट आप नीचे की तरफ जाएगा। इतनी ही बात की थी, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट्स रिमेंबर करना है कि इसमें एक पुली ब्लॉक होता है जिसको हम ये ब्लॉक कहते हैं, और ये जो डिस्क है इसको पुली कहा जाता है, और ये एक्सल, ठीक है। तो इन चीज़ों का जो महत्व है, आपने कुएं में पानी निकालते हुए देखा होगा लोगों को कि उसमें क्या होता है कि जब इस डिस्क लगा होता है और डिस्क में जगह के बीच में रस्सी क्या होती है, लिपटी होती है, उसको हम खींचते हैं और पानी कुएं से नीचे, तो जो जहाँ से आप पानी निकाल रहे हैं बाल्टी की मदद से, उसको आप वेट कंसिडर कर सकते हो, और जो हम एफर्ट लगा रहे हैं खींच के ऊपर पानी लाने के लिए, वो हमारा क्या हो गया, एफर्ट हो गया। तो इस तरीके का पुली आप देख पाओगे। इसमें जो एजम्पशंस हैं इसको समझने के लिए हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कुछ एजम्पशन माने गए हैं, उसको पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया, द वेट ऑफ द पुली ब्लॉक इज स्मॉल। जो पुली ब्लॉक का जो वेट है, इसका अपना भी तो वेट होगा कुछ ना कुछ, तो इस वेट को हम डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू मान लेते हैं। तो इसमें बोला गया है द वेट ऑफ पुली ब्लॉक क्या है, स्मॉल है, बहुत कम है कंपेयर टू द वेट ऑफ लिफ्टेड। मतलब यहाँ पर सिंपल आप ये कह सकते हैं जो कैपिटल डब्ल्यू है वो काफी बड़ा है स्मॉल डब्ल्यू से, जिस कारण से हम बोल सकते हैं कि हम इस डब्ल्यू को निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा एजम्पशन क्या है कि फ्रिक्शन, घर्षण, जो बात कर भी चुके हैं, घर्षण क्या होता है कि किसी भी सरफेस के बीच में जो एक दूसरे की गति का अवरोध करता है, मतलब मूवमेंट का अवरोध करता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, किसके बीच में कहा गया है, फ्रिक्शन बिटवीन पुली सरफेस, पुली की सतह पर इस पे, ठीक है, और स्ट्रिंग, धागे के बीच में क्या है, निग्लिजिबल है। कि फ्रिक्शन क्या है आपका, धागे और पुली के बीच में फ्रिक्शन निग्लिजिबल है, ठीक है। इससे होगा क्या कि अगर आप मानो कि अगर दो चीजें आप खींच रहे हो तो फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। रस्सी के टर्म्स में जैसे खींचम खाच वाला रस्सी का गेम खेला जाता है, तो उसमें एक तरफ से आप खींच रहे हो, दूसरी तरफ से दूसरी टीम खींच रही है, तो अगर वो रस्सी कहीं नहीं जा रही तो मतलब इसका मतलब दोनों तरफ से बल क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर फ्रिक्शन है वहां पर नहीं है तो कुछ ना कुछ जो वेट लग रहा है यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू लग रहा है, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा होगा, टेंशन, ठीक है। यहाँ पर आपने एफर्ट लगाया, इसको टी1 बोल दो, और एफर्ट लगाया यहाँ पे पी, और यहाँ पर लगे टी2, यहाँ मान लेते टी2 टेंशन आ गई। तो फ्रिक्शन अगर नहीं है तो हम बोल पाएंगे T1 इज इक्वल टू T2 होगा। अगर फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन होगा तो T1 T2 के बराबर होगा ही नहीं अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे एजम्पशन ये मान के चल रहे हैं कि फ्रिक्शन स्ट्रिंग और पुली सरफेस के बीच में नहीं है,
तो हम इस केस को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रिंग आपकी सेम है, एक ही स्ट्रिंग है और लोड एफर्ट लग रहा है तो टेंशन क्या होगी, सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पुली को डिफाइन कर सकते हैं। पुली है क्या, पुली हम सिंपली एक लिफ्टिंग मशीन टाइप से एफर्ट का इस्तेमाल करके लोड को उठाने में काम आता है। ठीक है, तो जब हम पुलिस की बात करते हैं तो आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि पुली दो तरीके की होती है, फिक्स पुली और मूवेबल पुली। ठीक है, क्या मतलब है, दो तरीके की मूवेबल, एक है फिक्स पुली और एक है मूवेबल पुली। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है कि फिक्स पुली वो पुली है जो अपनी स्थिति में बनी रखे, मूवेबल पुली जो अपनी पोजीशन से ऊपर नीचे होती रहे। जैसे अगर ये वाला डायग्राम हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, दो पुली हैं, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर ये नंबर 1 जो पुली है, पुली 1, इसको हम फिक्स पुली कहते हैं, फिक्स्ड पुली। और पुली 2 जो है वो हमारी मूवेबल पुली है। ठीक है, कैसे हम पहचान रहे हैं, जैसे आप इस रस्सी को खींचेंगे तो रस्सी क्या पूरी की पूरी एक रस्सी आपकी एक ही रस्सी है, तो टेंशन उस समय समान रहेगी। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब आप पुली को खींचेंगे, इस यहाँ से एफर्ट लगा के खींचेंगे तो ये जो पुली है ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं अगर ये वेट एक्स की तरफ ऊपर की तरफ एक्स ऊपर उठता है तो ये पुली भी क्या होगा, ऊपर की तरफ नई पोजिशन की आ जाएगी, जो कि यहाँ पर है 2 पुली और वेट यहाँ पर लटका होगा। ठीक है, तो एफर्ट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब ये डिस्टेंस थोड़ी सी अलग होगी, वो हम उसकी बात कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आपको दिख पा रहा है कि पुली जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि बात हम करते हैं कि आपके पास रील है, रील का मतलब है कि आपको जो धागे वाली रील होती है, तो कई बार क्या धागा हमसे रील छूट जाती है, धागा क्या होता है, धागे के साथ वो रस्सी भी लोग घूमती रहती है और साथ में वो जो रील होती है वो भी नीचे की तरफ मूव करती रहती है। तो धागा भी खुल रहा है और साथ साथ में रील भी क्या रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, वैसे ही केस है, यहाँ पे बस उल्टा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कहा यह जाता है जब वेट और एक्स साथ में हो क्या रहा है कि यहाँ पुली भी मूव कर रही है और साथ साथ में आपका वेट भी और रस्सी भी क्या हो रही है, लिपट रही है। तो यहाँ पर रस्सी भी एक्स है और साथ में पुली भी जा रहा है, तो ये जो चीज होती है एफर्ट 2 टाइम्स जाता है, 2x। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रस्सी के साथ साथ आपका पुली भी मूव कर रही है, तो एक तो रस्सी एक्स मूव कम होगी और साथ साथ में पुली भी ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर डबल इफेक्ट आएगा। तो एफर्ट यहाँ पे 2x मूव करेगा और वेट यहाँ पर x मूव करेगा। ठीक है, तो साथ में हम यहाँ पर एक वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लेते हैं अगर P यहाँ पर P है, ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन T हो जाएगा, यहाँ पर भी बेटा टेंशन T हो जाएगा और यहाँ पर भी टेंशन T हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर इस पुली को अलग से बना ले, दूसरी नंबर की पुली अलग से बनाई है, तो यहाँ पर जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम देखेंगे तो नीचे की तरफ W वेट लग रहा है, इधर कितना है, टेंशन T है और इधर भी टेंशन T है। और यहाँ पे पुली ब्लॉक हम मान के चल रहे हैं, वेट निगलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको दिख पा रहा है 2T किसके बराबर हो जाएगा, W, टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, W/2 के। ठीक है, आपको इस तरीके से दिख रहा है। और यहाँ से हम क्या कह पाएंगे कि टेंशन P के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखोगे तो हम अगर टेंशन P के बराबर तो P किसके बराबर होगा, W/2 के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि P W/2 के कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर हम फोर्स को देख रहे हैं। यहाँ पर दो, यहाँ इस पुली में नंबर 2 पुली में आपके दो फोर्स लग रहे थे, दो टेंशन ऊपर की तरफ, W वेट नीचे की तरफ, 2 टाइम्स टेंशन इज इक्वल टू W, T बराबर W/2 और यहाँ पे T P के बराबर होगा तो P इज इक्वल टू W/2 हो गया। ठीक है, तो इस केस में अगर हम बात करें मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी की, तो आप यहाँ से बात कर पाएंगे। तो पहले हम बात कर रहे थे मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज जब बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड W डिवाइड बाई एफर्ट। ठीक है, तो लोड कितना है, W को W लिखते हैं, P किसका बराबर W/2 के, तो यहाँ W और P किसका बराबर W/2 के। तो यहाँ से निकल के आया W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आ जाएगा 2। ठीक है,
इस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। दूसरा केस में वेलोसिटी रेशियो अगर पता करना है तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट डिवाइड बाई डिस्टेंस मूव बाई लोड। तो एफर्ट कितना मूव कर रहा है, 2 टाइम्स 2x, और लोड कितना मूव कर रहा है, x। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी रेशियो भी पता लग गया। अब एफिशिएंसी इस केस में मैं निकाल ली हूँ। एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो इंटू 100। दोनों ही मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 है, वेलोसिटी रेशियो भी 2 है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 इज इक्वल एफिशिएंसी इक्वल टू 100%। तो एक तरीके से ये जो मशीन है आइडियल कंडीशन है। ठीक है, तो आइडियल केस है। तो यहाँ पर जो भी चीज हमने मान के चल रहे हैं वो आइडियल केस के ही रिस्पेक्ट में मान के चल रहे हैं। तो एजम्पशन जो माने हैं, एजम्पशन मानने पर हमारा जो केस बन जाता है वो आइडियल केस बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें आने वाले जो भी मशीन्स हैं उसमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस की। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 4 पुली बना रखी है, 1 2 3 4 नंबरिंग भी दे रखी है। इधर हमने 4th पुली पे हमने एफर्ट लगा रखा है, फर्स्ट पुली पे लोड लटका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि कितनी मूवेबल पुली है, कितनी फिक्स पुली है विद नंबर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे फिक्स पुली केवल 1 है 4 नंबर की, बाकी सब मूवेबल पुली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर के साथ लिखते हैं मूवेबल पुली कौन कौन सी है, 1 2 3 1 2 3। तो 3 मूवेबल पुली होंगी। फिक्स पुली कौन सी है, 4 नंबर की है। ठीक है, तो नंबर की बात की जाएगी तो नंबर कितने, 3 मूवेबल पुली है, फिक्स 1 पुली है। ठीक है, तो एक जनरल टर्म में हमने बना लिया कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुलिस में बहुत सारी पुलिस लगी होती है, फिक्स पुली और मूवेबल पुली का कॉम्बिनेशन होती है। किस तरीके से अरेंजमेंट किया जा रहा है उसको हमें देखना है। यहाँ पे 4 हमने बना रखी, ऐसी सीरीज में और बढ़ सकती है, n नंबर टाइम्स तक इस पुलिस सिस्टम को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी पा रहे होगे स्ट्रिंग कितनी इस्तेमाल हुई, एक पूरी स्ट्रिंग ये वाली है एक, फिर दूसरी स्ट्रिंग है, फिर तीसरी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब धागे की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने बात की विधि का स्ट्रिंग एक रहेगी, टेंशन भी सेम रहेगा। तो अगर इस पुली को हम अलग से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पर 4 सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स T1 इसके बराबर है, W के बराबर है। तो T1 किसके बराबर आ जाएगा, W/2 के। ठीक है, अब हम दूसरी पुली को देखते हैं। दूसरी पुली को हम अलग से बना के थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कैसे हम बात करेंगे। इस पुली को हमने दूसरी पुली को अलग बनाया, यहाँ पर 2 टेंशन दिख रही हैं, यहाँ पर T2 और यहाँ पर T2। नीचे की तरफ कौन सी टेंशन लग रही है, ये बेटा यहाँ पर T1 ही है। ठीक है, अब इसको जब एनालाइज करोगे तो यहाँ पर आप कहोगे ये T1 था, ये जो T1 था ये इधर से ऊपर की तरफ लग रहा है, इधर नीचे की तरफ क्यों लग रहा है। हमने अभी बात की थी रस्सी जब खींचने वाला जो गेम खेलते हैं तो एक टीम इधर की तरफ खींच रही होती है, दूसरी टीम उधर की तरफ खींच रही होती है। तो टेंशन में क्या होता है, दोनों तरफ क्या होता है, वो अपने अपने फोर्स लगाती है। तो रस्सी तो एक है लेकिन टीम क्या है, इधर वाली टीम इधर की खींच रही है, ये वाली टीम इधर की। अगर यहाँ दोनों में ही टेंशन बराबर है तो दोनों तरफ की टेंशन क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इधर से क्या है, रस्सी तो ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे से नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है, सपोर्ट ही तो करना है, तो यहाँ पर रस्सी टूट तो रही नहीं है, तो इंटरनल फोर्सेस बैलेंस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स T2 T1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और T2 T1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे T1 था क्या, W/2, तो T2 क्या हो जाएगा, W/4। ठीक है, ऐसे ही आप और सॉल्व करेंगे तो T3 आपका आ जाएगा W/8। ठीक है, क्योंकि 1/2 के बराबर प्रोपोर्शन आ रहा है तो W/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर T3 W/8 हो गया और T3 ही क्या है, P है, तो P किसके बराबर, W/8 के बराबर हो गया। ठीक है, तो इससे हम क्या होगा, हमको मैकेनिकल एडवांटेज निकालने में आसानी होगी। देखते हैं कैसे। तो इस सिनेरियो में अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकाला जाए, एंड मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, लोड
डिवाइड बाई एफर्ट। तो W बाई P का रेशियो क्या है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो P किसका W बाई 8 है, तो W बाई 8 हो जाएगा और यहाँ से मैकेनिकल एडवांटेज हमारा आ जाएगा जो कि 8। ठीक है, इसको अगर और जनरलाइज वे में बात की जाए तो ये है क्या, अगर n नंबर ऑफ पुलीज होंगी तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो यहाँ से जनरलाइज फॉर्मूला बात कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा हमारा 2 की पावर n, और यहाँ पे जो n है वो n है क्या, n है नंबर ऑफ मूवेबल पुली। ठीक है, जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी पुलिस लगी, हमें नहीं पता है कि सिस्टम में तो सिस्टम ऑफ पुली ऐसे ही दिखता है, लेकिन पुली कितनी है हमें नहीं पता है। उस केस में अगर n नंबर है तो n वहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मूवेबल पुली 3 बताया था, 2 की पावर 3 2 की पावर n हो जाएगा। इससे हम बात कर सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी रेशियो की जब बात की जाती है तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट, कि इसने कितना मूव किया और इसने मूव कितना मूव किया। तो अब यहाँ पर जनरलाइज वे में हम बात करेंगे कि मान लेते हैं ये x की तरफ ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ये x ऊपर जाएगा ये बेटा 2x जाएगा और ये 2 की पावर 2x जाएगा। ठीक है, तो हर पुली क्या होगी, अगर ये x जाएगा तो हमने बात की भी थी कि जो मूवेबल पुली होती है अगर वो x मूव कर रही तो दूसरी वाली 2x मूव करेगी, ये 2x मूव करेगी। ठीक है, ये 4x मूव करेगी और ये 8x आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमको पता लग गया है कि डिस्टेंस p कितना मूव किया 8x और वेट कितना मूव किया x, तो वेलोसिटी रेशियो आ गया आपका 8। तो यहाँ से भी हम जनरलाइज वे में बात कर पाएंगे कि वेलोसिटी रेशियो निकालते समय हम 2 की पावर यहाँ पर 3 आ रहा है, इसको n टाइम्स n जनरलाइज करेंगे n नंबर ऑफ पुलिस के साथ, तो वेलोसिटी रेशियो आपका हो जाएगा 2 की पावर n, और यहाँ पर भी n क्या है आपका, n है नंबर ऑफ मूवेबल पुली। ठीक है, जितनी मूवेबल पुली होंगी उतना आपको 2 की पावर n कर देना है, आपका वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा। और साथ में फिर आपको अगर एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज भी 2 की पावर n था, वेलोसिटी रेशियो भी 2 की पावर n है, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 100%। ठीक है, तो ये एक आइडियल केस हो गया। अगर बाई चांस किसी केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में कुछ फर्क आता है तो वहां पर एफिशिएंसी 100% नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ आइडियल केस मान के चल रहे हैं, इसलिए एफिशिएंसी क्या आ रही है 100% आ रही है। जो हम एजम्पशन मान के चल रहे थे उसी एजम्पशन को मानते हुए हमें सॉल्व कर रहे हैं। तो अब एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जब जो भी हम इस लेक्चर में बात करेंगे तो यहाँ पर एफिशिएंसी 100% ही आने वाली है, क्योंकि हम आइडियल केस एजम्पशन के साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड सिस्टम ऑफ पुली की। तो ये कुछ इस तरीके का ब्लॉक होता है, इसमें एक अपर ब्लॉक होता है, एक लोअर ब्लॉक होता है, फैला नहीं होता है, वर्टिकली ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक ब्लॉक में आपके 3 पुली हैं 1 2 3, और नीचे वाले ब्लॉक में भी 3 पुली हैं 1 2 4 5 6। तो नीचे वाले सबसे नीचे वाले ब्लॉक में W वेट लगा हुआ है जिसको हमें उठाना है, एफर्ट P तीसरे नंबर वाले अपर ब्लॉक में डिस्क के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से खींचेंगे और इसकी मदद से एफर्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो सबसे पहले हमको बताना है मूवेबल पुली कितनी है। तो यहाँ पर जो लोअर ब्लॉक होता है वो पूरा का पूरा मूवेबल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 3 पुली आपकी मूवेबल है। फिक्स्ड कौन सी है 1 2 3 1 2 3, तो 3 फिक्स्ड है और 3 मूवेबल है। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था n नंबर ऑफ टर्म पुलिस हो सकती है, वैसे यहाँ पर भी n नंबर ऑफ टर्म पुलिस हो सकती है। ठीक है, तो टोटल अगर पुली की बात की जाएगी तो 6 है, 3 + 3 6। तो यहाँ पर हम किस तरीके से बात करेंगे कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो की। तो वेलोसिटी रेशियो बेटा यहाँ पे जो निकलेगा वो आता है जनरलाइज टर्म में, यहाँ पर कितनी पुली है 6, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो है 6 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आता है ये इसकी थ्योरी के बीच में ही है, इसको बस आपको सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पुली। तो यहाँ पे अगर n नंबर ऑफ पुली है तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा n। ठीक है, और n यहाँ पे क्या बताता है, n टोटल नंबर ऑफ पुली, टोटल नंबर
ऑफ पुली, तो जितनी भी पुलीज हैं उन सबको n नंबर ऑफ टोटल पुली कर देंगे तो हमें वेलोसिटी रेशियो निकल आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज W बाई पी होता है, कितना लोड उठाना है और कितना एफर्ट के साथ, ठीक है, W बाई पी। तो ये भी बेटा n आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी n क्या है? टोटल नंबर ऑफ पुली। और एफिशिएंसी यहाँ पर 100% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो की बात की जा रही है और हम यहाँ पे केस कैसा मान रहे हैं? आइडियल केस मान रहे हैं, इस कारण से ये मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो बराबर है, तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। यहाँ पर एक खासियत बात ये है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग इस्तेमाल हुई है वो पूरी की पूरी एक है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जब बात करेंगे, ये एक ब्लॉक है, इसको इसकी ये जो टी शेप है इसके साथ हुक के साथ हमारा एक स्ट्रिंग का धागा फंसा हुआ है, तो एक एंड ये हो गया स्ट्रिंग का, ठीक है। और इस स्ट्रिंग का एंड 4 पुली से जाकर पूरे घूम के 1 पुली के साथ, फिर 1 के साथ 5 के साथ, फिर 5 पुली की स्ट्रिंग 2 के साथ लपटी हुई है और फिर 6 और फिर 3 के साथ एफर्ट के साथ। तो पूरी की पूरी आप कह सकते हो एक ही टाइप की स्ट्रिंग है, ठीक है। कोई स्ट्रिंग पूरी की पूरी इस तरीके से लपटी हुई है। तो इसमें मैकेनिकल वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पुली, मैकेनिकल एडवांटेज n हो जाएगा और एफिशिएंसी 100% अगर आइडियलिस्टिक केस है, ठीक है। तो ज़्यादातर केसेस में होता ये है कि आपको या वेलोसिटी रेशियो आप निकाल पाओगे या मैकेनिकल एडवांटेज निकाल पाओगे, तो उसकी मदद से आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के एफिशिएंसी क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो, इसकी मदद से आप एफिशिएंसी निकाल पाएंगे। या फिर एफिशिएंसी दे रखा होगा और एक चीज़ आप निकाल पाओगे और दूसरी चीज़ आपसे पूछ लिया जाएगा। 3 में से कोई 2 दे दिया जाएगा और एक आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है, थ्रेड सिस्टम ऑफ पुली, इस तरीके की पुली का अरेंजमेंट होता है। इसमें एक बीम इस्तेमाल होती है, उसी की मदद से हम W वेट हम लटकाया हुआ है और यहाँ पे 4 पुली दिख रही होंगी, 1 2 3 4। तो 4 पुली आपकी फिक्स्ड है, बाकी सब मूवेबल है। तो 1 पुली पर मूवमेंट लगाते हैं, बाकी लोग उसकी मदद से उठते हैं, ठीक है। तो मूवेबल पुली यहाँ पर कौन कौन सी होगी? मूवेबल पुली 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 मूवेबल पुली, फिक्स्ड पुली केवल 4 नंबर वाली पुली फिक्स्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बात ये करनी पड़ेगी, वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए हमको पता करना है कि एफर्ट कितना मूव किया और लोड कितना मूव किया, ठीक है। तो यहाँ से अगर देख पा रहे होगे, तो अगर एफर्ट की बात की जाए, लोड की बात की जाए, कि अब जब एफर्ट से हम इधर पुश करेंगे तो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस नीचे की तरफ जाएगा और ये लोड ऊपर की तरफ उठेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सारी स्ट्रिंग क्या है? अलग अलग हैं, 1 2 3, ये पहली स्ट्रिंग, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। तो हम 4th पुली को देखते हैं। तो जैसे मान लिया 4th पुली ऊपर की तरफ ये स्ट्रिंग उठती है, तो जितना डिस्टेंस हम मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये जो है x ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये x की तरफ मूव किया, तो ये इसका जो सेंटर होगा पुली का, ये भी क्या x की तरफ नीचे डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो तीसरी नंबर वाली पुली नीचे आएगा, तो नंबर 3 पुली नीचे की तरफ आएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, तो ये मूवेबल पुली है, तो ये नीचे आया, साथ साथ में स्ट्रिंग भी आएगी। तो पुली जो 2 है वो ट्वाइस ऑफ x मूव करेगा ये, और ये पुली इसकी भी दुगनी की दुगनी मूव करेगी 2x, और ये सिस्टम P है ये 4 टाइम्स मूव करेगा, 4 टाइम्स x। किसकी वजह से? स्ट्रिंग 1 की वजह से, 4 नंबर वाली पुली अगर x। ऐसे ही अब हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि जब ये x मूव किया तो ये भी तो x, ये भी स्ट्रिंग मूव करी होगी x, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये x नीचे की तरफ आएगा, तो ये भी क्या, इसकी वजह से x नीचे आया होगा ये, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर की तरफ खींचा, ये x नीचे की तरफ, तो ये वाली पुली ट्वाइस ऑफ x आएगा इस वाले x की वजह से, और ये आखिर में तो इसकी वजह से तो 2 टाइम्स 2 ये 8x हो जाएगा बेटा, ये 8x हो जाएगा, प्लस इसकी वजह से दुगना आएगा, तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस थर्ड वाले स्ट्रिंग की बात करेंगे, इसकी वजह से x आएगा, तो ये नीचे x की वजह से जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ x हो जाएगा, और आखिर में ये x जाएगा, तो ये x तो अपने आप ही जाएगा, तो x। तो यहाँ पर पता लग रहा कि अगर ये x की तरफ ऊपर जा रहा है तो ये कितना जा रहा है? तो 8x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x डिवाइड बाई x, ठीक है। तो यहाँ से पता लग रहा 8 4 12 3 15 15x डिवाइड बाई x, x कैंसिल होगा, तो वेलोसिटी रेशियो हमारा आ गया 15।
अगर इसको n टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाएगा तो यहाँ पर हम क्या पाएंगे, कितनी पुली है, 4 है। तो यहाँ पे 2 की पावर n 4 माइनस 1 ये कर दें तो हम 15 आ जाएगा। तो जनरलाइज वे में हम कह सकते हैं वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। तो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली में वेलोसिटी रेशियो क्या आ गया, 2 की पावर n माइनस 1, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुली। ठीक है, ऐसे ही आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज का भी आपका इसमें जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1 ही आता है, और एफिशिएंसी इस केस में 100% आ जाएगी क्योंकि एजम्पशन लेके चल रहे हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो वैल्यू सेम है, 1 आ जाएगा, इंटू 100 मल्टीप्लाई किया गया तो 100% आपकी एफिशिएंसी भी आ जाएगी। तो ये तीनों सिस्टम ऑफ पुलिस में डिस्कस कर लिया, फर्स्ट सिस्टम पुली, सेकंड सिस्टम पुली और थर्ड सिस्टम पुली। तो यहाँ पे बस अरेंजमेंट अलग अलग है, आपको वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सिंपल व्हील एंड एक्सेल की। ठीक है, तो सिंपल व्हील एक्सेल का कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, फिगर होता है। तो यहाँ पर जो रॉड है इसको हम एक्सेल कहते हैं, इसके बीचों बीच में एक बड़ी सी व्हील है, इसको हम व्हील बोलते हैं। तो ये जो बड़ा वाला ब्लॉक हो गया, ये सर्कुलर शेप में होता है, ऐसे डिस्क टाइप में बड़ा सा, तो इसको व्हील कहा जाता है। इसकी डायमीटर कैपिटल डी है, और ये जो शाफ्ट जैसा है वो उसको एक्सेल कहा जाता है। ये भी रॉड होता है जिसकी स्मॉल डायमीटर डी, मतलब अगर मान लिया जाए एक एक्सेल है, इस पर हम एक पुली टाइप का बड़ा टाइप का ड्रम बनाते हैं, व्हील हो, तो उसको हम व्हील कहेंगे, और ये उसका एक्सेल होगा। ठीक है, उसका स्मॉल डायमीटर डी है। तो एक्सेल पे डब्ल्यू वेट लटका हुआ है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग की मदद से, यहाँ भी एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पर है, जिसकी मदद से हम यहाँ पर एफर्ट लगाएंगे और यहाँ पर लोड लगाएंगे। ये इसका बेयरिंग है। बेयरिंग क्या करता है, इसको होल्ड रखता है। ठीक है, ये अपनी जगह से हिलेना। ठीक है, तो अब मान के चलो कि अब ये काम कैसे करता है, क्योंकि हमको क्या करना है, ये चीज ऊपर जाएगा और ये चीज नीचे जाएगा। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये चीज इस तरीके से रोटेट होगा। ठीक है, हम इसको इस तरीके से रोटेट करा रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, धागा है, वो इस तरीके से लपटा हुआ है कि ये जब इस तरीके से घूमेगा तो ये इस तरीके से घूमने पर ये धागा इसका क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पर जो धागा है ये लिपट जाएगा। तो मतलब जब ये धागा लिपटेगा तो ऊपर की तरफ ये लोड ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करेगा। तो हम यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि अगर ये अरेंजमेंट हमको समझ में आ गया कि यहाँ पर धागा भी इस तरीके से लगाया हुआ है, ये यहाँ पे धागे का एक एंड यहाँ फंसा हुआ है, एक एंड यहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें अगर ये समझ में आ गया कि एक ड्रम पे क्या होगा, व्हील पे आपका धागा खुलेगा और एक्सेल पे धागा लिपट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। डिस्टेंस कितना मूव किया एफर्ट ने, और कितना डिस्टेंस मूव किया व्हील एक्सेल ने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक रोटेशन की बात की जाए तो एक रोटेशन में ये कितना मूव करेगा, जो यहाँ पे लिख भी लें, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। ठीक है, तो अगर बात की जाए इस केस में, तो एक रोटेशन में व्हील कितना मूव करेगा, व्हील जितना व्हील रोटेशन मूव करेगा उतनी ही रस्सी तो नीचे की तरफ खुलेगी। तो वन रोटेशन में व्हील कितना मूव करेगा, पाई डी, पाई कैपिटल डी, सरकमफ्रेंस ही होगा ना, तो इस सरकमफ्रेंस में जितनी रस्सी होगी वही लपट के नीचे आ जाएगी, पाई डी। और एक रोटेशन में ये कितना रोटेशन होगा, वन रोटेशन में, क्योंकि अगर ये रोटेशन करेगा तो ये भी रोटेशन करेगा, तो एक रोटेशन में एक्सेल कितना मूव करेगा, पाई स्मॉल डी। तो एक तरीके से हम ये बोल पाएंगे पाई डी नीचे की तरफ आएगा कैपिटल डी, और पाई स्मॉल डी ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, जो कि है पाई कैपिटल डी, और डिस्टेंस मूव्ड बाय एक्सेल या लोड स्मॉल डी। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो आपका सिंपल पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो आपका आ जाएगा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ठीक है,
और यहाँ पे दिख भी पा रहा है कि कैपिटल डी बड़ा है स्मॉल डी से, तो वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 आना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा कि व्हील पे हम एफर्ट लगाएंगे और एक्सल पे हम लोड लटकाएंगे। ठीक है, और साथ में अगर हम यहाँ पे बात की जाए मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालेंगे, तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का फॉर्मूला सिंपल ही है आपका। यहाँ पे कितना लोड लटका है, लोड हमें पता होगा, एफर्ट पता ही होगा, तो W/P कर लेंगे। और साथ में अगर एफिशिएंसी हमको निकालना होगा तो एफिशिएंसी हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो एक बार आपकी अगर एफिशिएंसी निकल आई, वेलोसिटी रेशियो निकल आया, तो हम मैकेनिकल एडवांटेज कुछ ना कुछ आपको लोड और एफर्ट का कुछ ना कुछ मेथड दे रखा होगा, और एफिशिएंसी हम मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंपल व्हील एंड एक्सल को डिफाइन करते हैं। तो सिंपल स्क्रू जैक का इस तरीके से डायग्राम है। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ये एक स्क्रू है, इसके ऊपर W वेट रखा है, ये एक लीवर है, यहाँ पे हम एफर्ट लगाकर इसको घुमाते हैं। आपने देखा भी हो कार का जो टायर होता है जिसको उठाया जाता है, उसको उठाने में इस तरीके का ही स्क्रू जैक इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो W है वो आप मान सकते हो टायर का वेट है, जिसकी वजह से आप उसको उठाओगे। ठीक है, तो और उसमें क्या करते हैं, लीवर लगा होता है जिसकी वजह से हम घुमाते हैं हैंडल के तौर पे। तो यहाँ पे हम इस तरीके से घुमाएंगे, वो चारों तरफ घूमेगा। ये R क्या है, लेंथ ऑफ लीवर है। ये P पिच ऑफ स्क्रू है। स्क्रू का पिच क्या मतलब होता है, थ्रेड्स के बीच में डिस्टेंस। कि यहाँ पर बात की जाए, ये जो थ्रेड्स बने हैं, स्क्रू में थ्रेड्स बने होते हैं, ठीक है, तो वो उन दोनों सक्सेसिव थ्रेड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको पिच कहा जाता है। पिच का मतलब ये तरीके से आप समझ पाओ कि जब आप किसी स्क्रू को रोटेट करते हो तो एक कंप्लीट रोटेशन में वो केवल एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस ही अंदर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा सकती है, अगर एफर्ट या लीवर एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये जो होगा ऊपर की तरफ कितना उठेगा, P उठेगा, पिच, जितनी पिच होगा उतना ही उठेगा। तो जब आप इस चीज को घुमाओगे तो एफर्ट, वो जो लोड होगा वो इधर की तरफ मूव करेगा और एफर्ट चारों तरफ सर्कुलर नेचर में डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप घुमाओगे वैसे वैसे लोड ऊपर की तरफ उठेगा। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो निकालना हो तो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट। तो एफर्ट कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, एक रोटेशन में कंप्लीट कर रहा है 2πr, क्योंकि पूरे सर्कुलर नेचर में ही घूमेगा। अब इस तरीके से हम एफर्ट लगाएंगे तो चारों तरफ, तो ये 2πr जितना सर्कमफ्रेंस है उतना मूव किया। उस सर्कमफ्रेंस में एफर्ट कितना लोड कितना मूव करेगा ऊपर की तरफ, P, पिच के बराबर P। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी रेशियो है 2πr डिवाइड बाई P लिख सकते हैं। अगर इसी की मदद से हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, W/P, जो कि हमें पता होगा कितना कार का टायर है, गाड़ी का वजन है W, और कितना हम एफर्ट लगा रहे हैं उसको उठाने के लिए। और एफिशिएंसी कैसे आ जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ठीक है, ये तीन चीजें आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। अगर आपने एक बार वेलोसिटी रेशियो हम निकाल देंगे तो ये जो वेलोसिटी रेशियो होता है हर मशीन का फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस आप 2πr और पिच P ये आपकी पहले से ही फिक्स्ड है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है या पैरामीटर है, ये मशीन में आप एक बार बना लोगे तो वो तो चेंज होने से रहा। तो रेडियस जैसे R का है, लेंथ ऑफ लीवर, ये तो चेंज होगा नहीं, कितनी भी लेंथ आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। एक बार लीवर की डिस्टेंस फिक्स हो गई तो मशीन में वो R की डिस्टेंस फिक्स रहेगी। एक बार स्क्रू इस्तेमाल कर लिया कि स्क्रू का पिच कितना है, वो पिच सेम रहेगा ओवर द पीरियड ऑफ यूज। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो फिक्स हो जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज आपका चेंज हो सकता है, क्यों, कितना लोड उठा रहा है और कितना एफर्ट लगा रहा है वो हमेशा वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी इसी अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं वॉर्म एंड वार्म व्हील की। ठीक है, तो वॉर्म एंड वार्म व्हील कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। यहाँ पर इसको जो ये स्क्रू दिख रहा है, स्क्रू टाइप में, इसको वॉर्म बोलते हैं। वॉर्म व्हील क्या होता है, इसमें गियर टाइप का होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लीवर, इसको हमने एक हैंडल दे रखा है, ये हैंडल होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम एफर्ट लगा के इसको इस तरीके से घुमाते हैं। ठीक है, तो जब ये घुमाएंगे तो यहाँ पर लगा है बेरिंग, जिसको ये सपोर्ट करता है रोकने के लिए। तो जब ये घूमेगा तो इसमें क्या होगा, ये जो स्क्रू होंगे वो भी उसी तरीके से घूमेंगे। इसके साथ अटैच है ये जो इस पे जो व्हील पे, वॉर्म व्हील पे ये होते हैं गियर्स।
तो जब गियर्स होते हैं, जब ये चीज घूमेगी तो साथ साथ में जब ये आगे की तरफ इस तरीके से घूमेगा, ये कुछ इस तरीके से घूमने लगेगा। कैसे? ऐसे की तरफ, इस रोटेशन की तरफ जब ये ऐसे इस तरीके से घूमेगा, साथ साथ ये ऐसे घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसके साथ ये जो लोड है लगा हुआ वॉर्म व्हील पर, ये ऊपर की तरफ उठने लगेगा और यहाँ पर ये रोटेशन हो ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये अरेंजमेंट आप समझ गए तो यहाँ पर भी पिच पी है दो, क्योंकि स्क्रू की बात हो रही है तो स्क्रू यहाँ पे कटे हैं, तो इसमें एक रोटेशन में पी ही आगे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो आर क्या है? लेंथ ऑफ हैंडल। टी क्या है? इस वॉर्म व्हील पर कितने टीथ हैं, नंबर ऑफ टीथ। जब हम गियर्स की बात करते हैं तो गियर्स में टीथ होते हैं, आपने देखा भी होगा। तो गियर्स में गियर्स कहीं देखना तो वहाँ पे आपके स्कूटी वगैरह या मोटरसाइकिल में गियर्स का इस्तेमाल होता है, असेंबली होती है और छोटे छोटे ग्रुप्स कटे होते हैं, उनको ही हम गियर्स कहते हैं। तो वहाँ पर आप गिनोगे तो एक सर्किल में आपको वो गियर फेरी फेरी मतलब सर्किल के बाहरी बाहरी एरिया में आपको वो व्हील में आपको गियर्स कटे मिलेंगे। तो टी वो नंबर ऑफ टीथ हैं, एक या जैसे 1 2 3 इस तरीके से ये नहीं है, जो भी जितने भी नंबर होंगे टीथ व्हील फॉर्म व्हील पे वो नंबर टी वो नंबर दिखाता है। ठीक है, आर स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ लोड पुली की, एक इतनी इसकी रेडियस है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम देखना। अब यहाँ पर हमको देखना निकालना क्या है इस अरेंजमेंट में? वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या है? डिस्टेंस मूव बाई पी, पी ने कितना मूव किया, डिस्टेंस मूव बाई लोड डब्ल्यू। तो हम इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस मूव बाई पी निकालना आसान है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस अगर आप देखोगे, डिस्टेंस मूव्ड बाई पी की बात करेंगे तो कितना मूव किया, एक रोटेशन में बात, एक रोटेशन की बात की जा रही है कि अगर ये हैंडल पूरा एक रोटेशन हुआ है तो इसने 2 पाई आर कंप्लीट करेगा। तो हम डिस्टेंस मूव बाई पी तो हमें पता लग गया। अब अगर ये एक रोटेशन कंप्लीट किया है तो इसने कितने रोटेशन कंप्लीट किए होंगे, पहले हमको वो निकालना होगा। ठीक है, अगर हमने मान लीजिए इसने एक पूरा रोटेशन कंप्लीट किया है तो ये जो रोटेशन होगा 1/t रोटेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये रोटेशन कर लेगा तो केवल जितने इसमें अरेंजमेंट है उतना ही उसने आगे किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई टीथ है नहीं, इसको हम पिच कहते हैं। तो यहाँ पर जब कभी भी असेंबली होगा तो जब ये पूरा एक रोटेशन कर लेगा तो ये रोटेशन कंप्लीटेड बाई रोटेशन कंप्लीटेड बाई ये वॉर्म व्हील। वॉर्म व्हील कितना रोटेशन कंप्लीट करेगा? जब 1/t। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रोटेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टीथ के। तो वॉर्म व्हील में टीथ अगर t है तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/t के। तो इसने अगर पूरा एक रोटेशन कंप्लीट किया है तो 1/t होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई टीथ है नहीं। तो क्योंकि यहाँ पर जो लोड है उसने एक रोटेशन कंप्लीट किया है, तो फिर डिस्टेंस कितना मूव करेगा ये लोड? तो 1/t अगर रोटेशन किया है तो जितनी की रस्सी लपटी हुई है, जितना रोटेशन किएगा उतना ही तो रस्सी लपेटी जाएगी। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई आर डिवाइड बाई टी, और यहाँ पे आर क्या होगा? स्मॉल आर। इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करें तो डिस्टेंस मूव्ड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोटेशन 1/t इंटू और कितना ये सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा सिंपल आपका निकल के आएगा डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट 2 पाई आर, डिस्टेंस मूव्ड बाई वॉर्म व्हील 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो आपका आ जाएगा टी आर टी डिवाइड बाई कैपिटल आर टी डिवाइड बाई स्मॉल आर। ठीक है, तो वेलोसिटी रेशियो आर टी डिवाइड बाई आर हो जाएगा। और यहाँ की हेल्प की मदद से हम मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा? W/P और एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ठीक है, तो इसकी मदद से हम वॉर्म एंड वॉर्म व्हील के वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल विंच क्रैब की। ठीक है, यहाँ सिंगल विंच क्रैब का मतलब यहाँ पे गियर असेंबली एक ही इस्तेमाल हुई है। अब एक बार हम बाद में इस्तेमाल करेंगे डबल विंच क्रैब,
उसमें दो गियर्स इस्तेमाल दो पेयर इस्तेमाल होते हैं गियर्स के। उसको हम भी देखेंगे किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है। बात करते हैं सिंगल विंच क्रैब में। यहाँ पर एक हैंडल है या लीवर है जिसकी रेडियस आर है। यहाँ पर इसकी मदद से क्या करेंगे, घुमाएंगे। ठीक है, तो एक बार ये रोटेशन हो गया तो पूरी जो शाफ्ट यहाँ पे लगी है ये भी क्या करेगी, घूमेगी। ठीक है, साथ में इसके ऊपर पिनियन गियर क्या होता है, वो छोटा सा गियर होता है। गियर अगर दो इस्तेमाल हो रहे हैं तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो छोटा गियर को पिनियन बोलते हैं और जो बड़ा गियर है उस पेयर गियर क्या है। T1 क्या है, नंबर ऑफ टीथ की बात किया जाता है। T1 पिनियन के नंबर ऑफ टीथ हैं। पिनियन छोटे वाले गियर में कितने टीथ हैं, T2 नंबर ऑफ टीथ इन स्पेयर गियर है। तो जैसे ही आप इसको रोटेट कराएंगे तो ये रोटेट होगा। ठीक है, साथ में जब ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ तो ये दूसरी, जैसे अगर ये गियर कुछ इस तरीके से, अगर इधर से हम देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे तो मान लेते हैं छोटा गियर और बड़ा गियर बना लेते हैं। ये छोटा गियर हो गया पिनियन और बड़ा गियर हो गया गियर। ठीक है, तो जैसे हमने इसको इस तरीके से घुमाया तो ये क्लॉकवाइज घुमा, तो मैं यहाँ पर भी क्लॉकवाइज दिखाया। तो ये जो डायरेक्शन होगा, दूसरा वाला जो गियर होगा वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये घड़ी की दिशा में अगर ये घूम रहा है तो उसके एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे कि मान लेते हैं जैसे इस तरीके से गियर है, ये वाला गियर ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो ये अगर ऐसे घुमा ये इधर भी घूमेगा, और अगर ये घुमा ऐसे तो ये जो लोड होगा ऐसे, तो ये रस्सी क्या होगी, लिपटना चालू हो जाएगी और लोड ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएगा। तो यही काम हमारा था सिंपल लिफ्टिंग मशीन में कि एक बार लोड कैसे ऊपर की तरफ उठेगा। ठीक है, तो अब हम इतनी बात हमने कर ली। तो अगर यहाँ पर हम एक लॉ और बात कर लेते हैं, इसमें इसका T1 टीथ दे रखा है, इसका T2 दे रखा है। ठीक है, तो अगर बात की जाए, इसको मैंने क्या है पिनियन और इसको गियर बोल दिया। ठीक है, तो गियर का एक लॉ है कि अब हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है कि नंबर ऑफ रोटेशन कितने होंगे। एन का मतलब है रोटेशन, तो नंबर ऑफ रोटेशन इन गियर डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोटेशन इन पिनियन किसके बराबर हो जाएगा, टीथ की रेशियो पे। और टीथ क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, गियर लॉ होता है, इसको गियर लॉ कहते हैं। तो जो भी टीथ होगा, टीथ ऑफ पिनियन ऊपर की तरफ होगा और टीथ ऑफ गियर नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो इस केस में पिनियन के टीथ कितने हैं, T1 है तो ये T1 हो जाएगा और गियर के कितने टीथ हैं, T2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये गियर लॉ की मदद से हम ये चीज लिख पाते हैं कि जो रोटेशन होंगे, नंबर ऑफ रोटेशन इन गियर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ टीथ के। ठीक है, तो क्योंकि नंबर ऑफ गियर्स नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ रोटेशन पिनियन नंबर ऑफ टीथ इन पिनियन, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ये क्या कर पाएंगे, जब हमें वेलोसिटी रेशियो निकालना होता है तो हम यहाँ पर ये लॉ लगा पाएंगे। कैसे लगा पाएंगे देखते हैं। तो मेन फोकस है हमारा वेलोसिटी रेशियो निकालने का। तो वेलोसिटी रेशियो में निकालते समय हमें क्या ध्यान देना कि कितना डिस्टेंस ये मूव किया, तो एफर्ट कितना मूव किया है 2 पाई आर। तो सिंपल है, ये तो हमको पता लग गया कि ये इतना मूव करा। अब लोड कितना मूव किया, तो सिंपल सी बात ये है कि जब एक रोटेशन, वन रोटेशन पिनियन में कंप्लीट किया, वन रोटेशन पिनियन, तो इसने कितना रोटेशन मूव किया होगा, इस पर गियर ने, तो इस पर गियर ने कितना रोटेशन किया होगा, ये हमको निकालना। तो कैसे निकालेंगे, फिर से वही करेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन बाय गियर, नंबर ऑफ रोटेशन बाय पिनियन। टीथ कितने हैं पिनियन में, T1 डिवाइड बाई T2। ठीक है, तो पिनियन एक रोटेशन कर रहा है तो इस पर गियर कितना करेगा, T1 बाई T2, क्योंकि वन रोटेशन कर रहा है इसलिए वन लिख दिया है। ठीक है, तो T1 बाई T2 हो गया और नंबर ऑफ रोटेशन तो निकाल लिया। और बात तो हमारा काम ये है कि लोड कितना ऊपर उठा होगा, तो जितना सर्कमफ्रेंस है तो डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, लोड कितना मूव किया हुआ डिस्टेंस, रोटेशन कितने हुए हैं गियर, और 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, तो यहां से हमारा निकल आ जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 इंटू 2 पाई r, और ये चीज हम इसमें रख देंगे। तो 2 पाई r इंटू T1 बाई T2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो यहां पर निकल के आएगा r बाई r T2 बाई T1। ठीक है, तो इसकी मदद से हम वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं।
ठीक है, एक बार अगर वेलोसिटी रेशियो आपका आ गया तो हमारे पास क्या बचा कि हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी रेशियो अगर आपने एक बार निकाल लिया तो हमें निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, W/P, कितना लोड उठा रहा है, कितना एफर्ट आप लगा रहे हो, और एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100 की मदद से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। तो अगर बाई चांस एफिशिएंसी 100% है तो हमको ये पता है, तो हम मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होता है। ठीक है, ये भी हमको पता है। तो सिंगल विंच क्रैक इस तरीके से वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी निकाल पाते हैं। अब हम बात कर लें डबल विंच क्रैक की। अब ये आपका डबल विंच क्रैक इस तरीके से बना है, यहाँ पर एक असेंबली है पिनियन गियर की, यहाँ पर है एक पिनियन गियर की असेंबली यहाँ पर, तो दो सिस्टम ऑफ गियर्स इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका T1 T2 थी, इसका T3 T4 थी। यहाँ पर ड्रम इस तरीके से लगा हुआ है, तो जैसे ही हम हैंडल इसको घुमाएंगे तो ये अगर क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ इस शाफ्ट पे दो गियर्स लगे हैं, तो अगर जो भी रोटेशन ये करेगा उतने ही रोटेशन ये करेगा। ठीक है, फिर उसके हिसाब से ये कितना रोटेशन करेगा उसको हम देखें। तो यहाँ मेनली हमारा काम क्या है कि ये जो व्हील, ये जो चौथा वाला जो ड्रम है वो कितने रोटेशन करता है। तो अगर मान लेते हैं ये अगर एक रोटेशन करता है, तो अगर ये पूरा एफर्ट एक रोटेशन करेगा तो T1 भी क्या एक रोटेशन करेगा, तो ये वाला दूसरा वाला शाफ्ट कितना रोटेशन करेगा, इसको निकाल देते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय सेकंड शाफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं N2 की, 2 कितना करेगा, अगर N1 आपका पिनियन वाला है, इसको 1 बोल दिया है, तो यहाँ पर जो N2/N1 आ जाएगा वो आएगा T1 डिवाइड बाई T2। ठीक है, और यहाँ पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, ये एक रोटेशन कर रहा है, तो N2 क्या हो जाएगा T1/T2। तो यहाँ पर ये पता लग गया दूसरा वाला शाफ्ट इतना ही रोटेशन करेगा, तो T3 भी इतना ही रोटेशन करेगा। ठीक है, तो ये अगर इतना रोटेशन करेगा तो हमें निकालना क्या है, चौथा वाला कितना रोटेशन करेगा, चौथा वाला N4 डिवाइड बाई N3, N3 यही है, इज इक्वल टू किसके बराबर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ टीथ इन T3 डिवाइड बाई T4। ठीक है, तो N4 क्या आ जाएगा, N4 आएगा T3 इंटू T4 इंटू N3। तो तीसरा रोटेशन कितना कर रहा है, T1/T2, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर T1/T2 लिख देंगे। ठीक है, तो रोटेशन एक रोटेशन अगर ये पूरा वाला कर रहा है तो उतने रोटेशन ये आपका T3/T4 इंटू T1/T2 रोटेशन कंप्लीट करेगा। तो ये चीज कितना ऊपर उठेगा, हमें पता है रेडियस अगर r दे रखा है तो इसकी मदद से हम 2πr से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड कितना हो जाएगा, 2πr स्मॉल में इंटू N4। ठीक है, तो यहां से सिंपली हम लिख पाएंगे तो डिस्टेंस मूव हो जाएगी 2πr इंटू नंबर ऑफ रोटेशन 4, तो कितने जितने लिखे थे उसमें रोटेशन आ जाएंगे आपके 2πr इंटू, तो पहला था ये वाला जो रोटेशन हुआ T2, ये कितना कर रहा होगा T1/T2। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद ये जो होगा ये आएगा T4 डिवाइड बाई T3/T4। ठीक है, तो और यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो W जितना मूव कर रहा था उसकी बात कर ली हमने, तो वेलोसिटी रेशियो सिंपली हो जाएगा 2πr डिवाइड बाई ये वाला 2πr इंटू T1 T2 T3 T4। 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा और वेलोसिटी रेशियो सिंपल आपको बन जाएगा, वेलोसिटी रेशियो r/r T2/T1 इंटू T4/T3। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी रेशियो हो गया। ऐसे ही आप मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे W/P से, और एफिशिएंसी मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाई वेलोसिटी रेशियो इंटू
100 से। ठीक है, सेम काम है, बस यहाँ पर 2 चीज़ें एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रही हैं कि यहाँ पर सिस्टम असेंबली 2 गेयर्स की कर दी है, तो विंच एंड क्रैब की मदद से हम ये वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि विंच क्रैब कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा शटर में, जो आपकी आजकल जो शॉप्स बनती हैं, शॉप में क्या होता है, एक दरवाजा जो होता है वो शटर का होता है, तो शटर में वहाँ पे लीवर लगा होता है। बड़े बड़े शोरूम में क्या करते हैं, वो मोटर की मदद से क्या करते हैं, उस चीज़ को, शटर को उठाते हैं। ज्वेलरी की दुकान है तो आजकल तो वो बहुत बड़े बड़े शटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा अगर उसको ओरिजिनली किसी पर्सन को बोला जाए उस शटर को उठाने के लिए, तो वो हाथ से नहीं उठा सकता, उसके लिए उसको लीवर की मदद चाहिए होगी। तो वहाँ पर एक लीवर हैंडल होता है जिसकी मदद से वो लगातार घुमाते रहते हैं और एक ही इंसान उस शटर को ऊपर की तरफ लेके चला जाता है, वरना क्या हो, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी इसी तरीके का अरेंजमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से वो इजीली शटर की ओपनिंग और क्लोजिंग हो पाती है। ठीक है, तो इसके साथ ये हमने जो सीरीज है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक हमने कवर की, जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स हमने पढ़े, जो कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप इसको पूरा पढ़ते हैं तो आपके कोई भी टॉपिक्स नहीं रहेगा और पूरा का पूरा सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ ये सीरीज हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।